सो हेलो बच्चों, माय नेम इज़ यतेंद्र। आई एम अ नीट फिजिक्स फैकल्टी और आज हम लोग यार नीट 2022 का वीडियो सॉल्यूशन फिजिक्स का देखने वाला है। ठीक है, यस। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg and 20 kg respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from 10 kg. 10 kg से हमसे क्या पूछा गया? सेंटर ऑफ मास पूछा गया। देखिए लेट से इस तरीके से हम लोग दो मासेस ले लेते हैं, एक 10 kg का है और इनसे एक रॉड कनेक्टेड है। एक रॉड हमने ले ली कि रॉड कनेक्टेड है और दूसरे वाले मास 20 kg है। ठीक है, यस। और ये जो है इसके कोऑर्डिनेट्स जो है अपन मान लेते हैं कि ये 0,0 पे है और दूसरा वाला 10, क्योंकि इनके बीच की जो लेंथ है ये 10 मीटर है। ठीक है, जैसा कि दे भी रखा है यहाँ पे 10 मीटर लेंथ दे रखी है, तो इसका ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 10,0। अब हमें सेंटर ऑफ मास पूछा गया है सिस्टम का 10 kg से पूछा गया है, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, XUM m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यस। सो x1 इज 0 प्लस x2 m2 कितना है 20 और डिस्टेंस कितनी है x2 कितना है हो गया हमारा 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास 10 प्लस 20 दैट इज 30। तो हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा यस 20/3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऑप्शन विल बी 20/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया है हमसे मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमें दे रखी है और यहाँ पे हमें क्या दे रखी है? वेवलेंथ दे रखी है। अब हमें मैच करना है। देखिए इसके लिए हमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद नहीं होना चाहिए, बस हमें थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए कि जैसे एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी बहुत सबसे ज़्यादा होगी इनमें से और एम वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो अगर हमें ये आइडिया है तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो 10⁻⁻10 मीटर एक्सरेज के लिए हो जाएगा। अब देखते हैं एम वेव्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एम वेव्स का क्या होगा? रेडियो वेव्स के लिए हम लोग जानते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी इनमें से सबसे कम होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है इनमें से, तो एम वेव्स की क्या हो जाएगी? यस, ये हो जाएगी 10⁻2 मीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला होगा? मैच। देखिए डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डी का 1 ये रहा और ये रहा, 3 में दे रखा है। लेकिन ए वाले का देखो, ए वाले के लिए सेकंड, तो सेकंड सिर्फ 1 में दे रखा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, द क्वेश्चन इज द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। देखो क्या दे रखा है हमें एक ट्रांसमीटर की पावर दे रखी है। पावर कितनी दे रखी है? पावर दे रखी है हमें 100 किलोवाट पावर दे रखी है। हमें टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है? टाइम हमें दे रखा है 1 आवर। तो आर को हम लोग सेकंड में लिख देंगे, 60 × 60 सेकेंड्स हमने लिख लिया है। तो यस, एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया? पावर इंटू टाइम हम लोग जानते हैं। यस, एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी 100 किलोवाट, 10 की पावर कितना हो गया? 3, टाइम कितना हो गया? 60 × 60 हो गया। यस, तो टोटल कितने जीरो हो गए? 1, 2, 5, 6 एंड 7, तो ये हो गया 36 × 10 की पावर 7 जूल हमारा हो जाएगा। तो आंसर विल बी 36 × 10 की पावर 7 जूल, ये हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, यस, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यस, ये रहा। इसके अंदर हमें प्रोसेसेस दे रखे हैं, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक, और 4 कर्व्स दे रखे हैं। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ इनमें से कौन सा होगा। तो देखें, हम लोग ये जानते हैं कि ये जो है इसमें प्रेशर क्या है? हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये किसका ग्राफ हो गया? आइसोबारिक ग्राफ हो गया। यहाँ पे जैसा कि फर्स्ट वाले के लिए देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है ये किसके लिए हो गया? आइसोकोरिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। यस, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट। अब थर्ड और सेकंड के अंदर हमें कंफ्यूजन है, तो थर्ड और सेकंड के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसके अंदर उसका जो स्लोप होता है, ठीक है, जो dp/dv होता है, dp/dv जो होता है वो गामा टाइम्स ऑफ
p/v होता है। ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप हो गया p और वर्सेस v। और अगर हम लोग आइसोथर्मल की बात करें तो आइसोथर्मल का क्या हो जाएगा, dp/dv इज इक्वल टू -p/v। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो स्लोप है एडियाबैटिक प्रोसेस का वो गामा टाइम्स ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। तो इनमें से किसका स्लोप ज़्यादा है, तो हम लोग देख सकते हैं इसका स्लोप ज़्यादा है सेकंड वाले का इन कंपैरिजन टू द थर्ड वन। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि सेकंड जो ग्राफ है ये एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा सेकंड जो है एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, फिफ्थ वन देखें। यस, फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, इसके अंदर पूछा गया प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स किसकी होगी और किसकी डायमेंशंस होंगी। तो देखें इसके अंदर हम जैसा कि देख सकते हैं कि प्लेन एंगल का हम लोग जानते हैं कि प्लेन एंगल की क्या यूनिट होती है, प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, रेडियन यूनिट होती है, डिग्री भी होती है। यस, और सॉलिड एंगल की यूनिट भी हम लोग जानते हैं। सॉलिड एंगल की क्या होती है, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, सॉलिड एंगल की होती है स्टर्डियन। सॉलिड एंगल की होती है स्टर्डियन। ठीक है, लेकिन इसकी डायमेंशन इसकी भी नहीं होती है और डायमेंशन इसकी भी नहीं होती है। तो बोथ हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, यूनिट्स बट नो डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, सेवेंथ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन देखें। सिक्स क्वेश्चन में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इनपुट फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है और हमसे आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर करता क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर करता क्या है, अगर मैंने कोई सिग्नल लगाया है इसमें तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा। तो देखिए इनपुट सिग्नल मैंने लेट से ये दे दिया, ये मेरा इनपुट सिग्नल है, तो मुझे आउटपुट सिग्नल कैसा मिलेगा, यस इस तरीके से मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, देख सकते हैं इसकी भी फ्रीक्वेंसी f ही होगी। इसका मतलब यदि ये 60 हर्ट्ज है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी, 60 हर्ट्ज हो जाएगी। सो आंसर विल बी 60 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन। यस, देखें सेवेंथ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। यस, द टू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू एंड μ/2 आर इंसिडेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक मेटल, देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स Vs/2 एंड Vs रिस्पेक्टिव। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा गया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा गया है। देखें इसके अंदर हम लोग ये जानते हैं, इसके अंदर हम लोग ये जानते हैं कि जो h म्यू इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, यस, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, h म्यू दे रखी है। ठीक है, वर्क फंक्शन हमें निकालना है क्योंकि उसी से हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे, और उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो Vs/2 है। तो काइनेटिक एनर्जी को W इक्वल्स टू QV हम लोग जानते हैं, वहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू QV लिख सकते हैं या EV लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई EVs/2। ठीक है, तो यहाँ से ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं इसको, और सेकंड इक्वेशन भी लिख सकते हैं इसी तरीके से। V/2 हमें फ्रीक्वेंसी जब हमने दी तो हमें काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला Vs। तो सेकंड इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं जब फ्रीक्वेंसी हमने कितनी डाली इसके ऊपर, μ/2। तो वर्क फंक्शन हमारा 5 हो जाएगा, प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है हमारा, Vs है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका वर्क फंक्शन निकालेंगे, और वर्क फंक्शन से हम लोग क्या निकालेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखें इधर से हम लोग EVs की वैल्यू निकाल लेते हैं। EVs की वैल्यू क्या होगी, तो EVs यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, EVs का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, यस इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये 2h म्यू हो गया -2φ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। इस EVs की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यस 2 इज इक्वल्स टू 5, और EVs की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2h म्यू -2φ, इस तरीके से हो गया। इसको उधर लेके जाते हैं या ऐसा करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से -2φ प्लस फाइव, -5 होगा उधर गया तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो 5 इज इक्वल्स टू 2h म्यू माइनस, इसको उधर लेके गए तो माइनस का h म्यू/2 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया वर्क फंक्शन
3h/2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास वर्क फंक्शन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं h/0 होता है, तो इसको इक्वेट किया हमने इसके h/2 के इक्वेट किया, h से h कैंसिल हो गया, तो यहाँ से μ0 इज इक्वल्स टू आ गया 3/2 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? प्रॉब्लम ये है कि जब हमने इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी h/μ रखी, तब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो EVs/2 आएगी। ठीक है, लेकिन जब हमने क्या किया, जब हमने फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, यानी कि इंसिडेंट फोटोन के एनर्जी को कम कर दिया, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक और रीजन इसमें प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 3h/2 आ रही है, और यहाँ पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, म्यू है, और उसमें हमें काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है। हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही कितनी फ्रीक्वेंसी पे, 3μ/2 पे निकलेगा, और इसमें कितने पे इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है, म्यू पे निकाल रखा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बोनस भी हो सकता है। लेट्स से अब देखते हैं एनटीए क्या डिसीजन लेता है इसके ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें, इसके अंदर हमें दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें दे रखा है पार्टिकल का, और रेशियो ऑफ द वेलोसिटी हमसे पूछा गया है। एंगल्स हमें दे रखे हैं कि एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री दे रखे हैं। तो देखें, हम लोग ये जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, हमें वेलोसिटी देता है। ठीक है, और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, यस, पहली वेलोसिटी 30 डिग्री एंगल के लिए हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग V1 बोल देते हैं, और इसको हम लोग बोल देते हैं V2। तो V1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, V1 इक्वल्स टू tan 30 डिग्री लिख लेते हैं, tan 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब देखते हैं 45 के लिए इसी तरीके से V2 भी निकाल लेंगे। V2 कितना आ जाएगा, tan 45 डिग्री, और वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी पूछा गया है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, V1/V2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/√3 हो गया। ठीक है, यस, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, द डायमेंशंस बिलोंग टू, यस, या तो हम लोग इसको ऊपर से स्टार्ट करेंगे या नीचे से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी हम लोग स्टार्ट करके चेक करना चालू करेंगे, क्योंकि हमें एक एक की डायमेंशंस निकाल कर चेक करना पड़ेगा कि किससे मैच कर रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो ऐसा करते हैं अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का एक फॉर्मूला हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, कोई सा भी। लेट से हमारे कोई सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होता है, B = μ0I/2r होता है, हम ये जानते हैं। ठीक है, यस, अब हमें यहाँ से μ0 की डायमेंशन निकालनी है, तो उसके लिए हमें इसकी डायमेंशंस पहले मैग्नेटिक फील्ड की पता होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यस, F = I/B/L हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, B = F/I/L हो गया। ठीक है, यस, फोर्स की यूनिट हम लोग जानते हैं M1 L1 T-2, और इसकी यूनिट्स करंट की क्या हो जाएगी, A1 हो जाएगी, और लेंथ की कितनी हो जाएगी, L1 हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस हमारे सामने आ जाएगी। देखो, इधर से आ जाएगी M1 T-2 और A-1 हो जाएगी। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो इसकी डायमेंशन निकालने के लिए इसको थोड़ा लिख लेते हैं, μ0 = B × 2r/I। ठीक है, यस, देखें, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, M1 T-2 A-1, ये कितना हो गया, ये L1 हो गया। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, A1 हो गया। तो जब हम लोग इसको देखेंगे तो हमारे को दिख रहा है कि M1 L1 T-2 A-2, ये हमारी डायमेंशंस आ गई। क्या इससे मैच कर रही है, यस, M1 L1 T-2 A-2, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। यस, इसी तरीके से अगर कोई बच्चा रिमेनिंग की भी निकालना चाहे तो निकाल सकता है। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम लोग phi = Li यूज कर सकते हैं, उसके हेल्प से निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट आ जाए 10th क्वेश्चन पे।
यस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज इक्वल्स टू द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज इक्वल्स टू, तो पीक वोल्टेज और आरएमएस में एक रिलेशन होता है कि वीपी बाय रूट टू इज इक्वल्स टू वी आर एम एस, ये होता है। तो जो पीक वोल्टेज हुआ वो रूट टू टाइम्स होता है आरएमएस वैल्यू का, रूट टू टाइम्स होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूट टू टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड। यस, कुछ बच्चों को ये रिजल्ट डायरेक्टली याद भी होगा, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं एक बार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने का फॉर्मूला जो होता है वही होता है Sn इक्वल्स टू यू प्लस a/2 2n माइनस 1। अब क्योंकि ये फ्रीली फॉलिंग है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है। तो nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितना हो जाएगा, a बराबर g ले लिया हमने, तो 2n माइनस 1 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। पहले n इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, तो n इक्वल्स टू 1 लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये, यस ये आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट सेकंड के लिए हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड के लिए, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड के लिए S1 इज टू S2 इक्वल्स टू S3 निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड द थर्ड सेकंड देखें, तो फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वैल्यू उसके अंदर डाली, तो यस 2 माइनस 1 दैट इज g/2 आ रहा है। सेकंड के लिए कितना आ रहा है, सेकंड के लिए 3g/2 आ रहा है, यस। और थर्ड के लिए जब मैं थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 5g/2 हो जाएगा। तो जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 1:3:5 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यस, अगर यही क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, तब हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज। यस, फोर्स हमें दे रखा है, फोर्स हमें दे रखा है कितना, यस 3 न्यूटन हमें फोर्स दे रखा है, और m0 मास हमें दे रखा है 60 ग्राम दे रखा है। ठीक है, ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 इंटू 10⁻³ kg। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, यस देखें F/m0 हम लोग जानते हैं फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 3/60 10⁻³ इसको ऊपर लेके जाए, और ये कितना हो गया 123/60। सॉल्व करेंगे कितना आ गया 50 न्यूटन पर केजी आंसर आ जाएगा, 60 न्यूटन पर केजी। तो 50 न्यूटन पर केजी थर्ड आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं, 13th क्वेश्चन देखते हैं। यस, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स इज, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में एलिमेंट एक्स बताना है कि क्या होगा। तो जैसा कि ये जो एलिमेंट है ये हमारा पॉजिट्रॉन है, ये हमारा पॉजिट्रॉन है, ठीक है पॉजिट्रॉन है। इसके अंदर क्या होगा कि इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +1 होता है। अब यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन की हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आएगा एलिमेंट, ये +1 हो गया, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका क्या होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर 10 होना चाहिए। तो यहाँ से 10 किस किसका है, एक तो इसका है और एक इसका है। अब इसका जो मास है वो नेग्लिजिबल होता है, इसका मास को कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसका जो मास होगा वही उसका मास होगा एक्स एलिमेंट का। तो इससे हम लोग आंसर कर सकते हैं कि आंसर जो होगा वो 4th आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 14th के ऊपर। द सोप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल इज, सोप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल इज। यस, इसके अंदर क्या किया गया, एक सोप बबल है और प्रेशर इनसाइड द बबल पूछा गया है। तो किसी भी सोप बबल के अंदर जो प्रेशर होता है, लेट से बाहर का प्रेशर P0 है और ये सोप बबल हो गया, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है। तो प्रेशर इनसाइड द सोप बबल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, P इनसाइड इज इक्वल्स टू P0 प्लस 4T सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय R। ठीक है, ऐसा ये हमारा रिलेशन हो गया। अब हम लोगों को बोला गया है कि एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है इसका मतलब रेडियस बढ़ रहा है, और रेडियस बढ़ाओगे तो प्रेशर इनसाइड द सोप बबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 14 के बाद 15 देखते हैं। यस,
15th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट, द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी पूछा गया है, उसका रेशियो पूछा गया है। तो देखें इसको देखें, यस यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, एक ये रहा और एक दूसरा एक और ये रहा, ठीक है। रेजिस्टेंस इसको R1 बोल देते हैं, ये R2 है, और इनके अक्रॉस क्या सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा, द वोल्टेज विल बी सेम, ठीक है। अब हीट एनर्जी निकालने का तरीका क्या होगा, हमसे पूछा गया था थर्मल एनर्जी इन 100 ओम टू 200 ओम, ये हमें 100 ओम लेना है और ये वाला बेटा हमारा कितना है 200 ओम है, ठीक है। तो हीट एनर्जी इन 1 डिवाइडेड बाय हीट एनर्जी ऑफ 2। अब हीट एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं V²/R × T। हीट एनर्जी के हमने वैसे 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे, ठीक है। एक ऐसा वाला भी होता है, पावर के 3 फॉर्मूले, V²/R एक ये रहा, एक होता है I²R, एक होता है V × I, ठीक है, यस। तो हम यहाँ पे इनमें से हमारे को ये वाला बिल्कुल कंफर्टेबल होगा क्योंकि इसमें हमें वोल्टेज कांस्टेंट मिल गया और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है। तो यहाँ से इसकी हेल्प से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो हीट एनर्जी होगी वो रेजिस्टेंस के हीट एनर्जी जो होगी वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R2/R1 लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 200 ओम हो गया, ये कितना हो गया बेटा, ये 100 ओम हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा 2:1 आंसर आ जाएगा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, यस 16th क्वेश्चन देखें। टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैव इक्वल चार्जेस, द पोटेंशियल वुड बी। देखो दो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, इस तरीके से ले लेते हैं अपन, ठीक है। और R1 जो है काफ़ी बड़ा है R2 से, R1 ये ले लेते हैं और R2 ये ले लेते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि मोर ऑन स्मॉल स्फीयर, तो दोनों पे चार्जेस जो है वो सेम दे रखे हैं, इक्वल चार्जेस, इस पे भी Q है और इस पे भी Q है, ठीक है, यस। तो अब देखें इस पे पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V2 मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल V1 मान लेते हैं। तो जो V2 का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं। V2 का पोटेंशियल इसके खुद के चार्ज के कारण क्या होगा KQ/R2 प्लस क्या हो जाएगा, बाहर वाले के कारण क्या होगा KQ/R1 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं बड़े वाले स्फीयर की, तो इधर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से अंदर वाले स्फीयर की वजह से KQ/R1 प्लस क्या हो जाएगा, इधर से इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से भी KQ/R1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि R1 काफ़ी बड़ा है, तो ये लगभग क्या हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, यस इसके कंपैरिजन V2 क्या आएगा हमारा, बड़ा आएगा किसके कंपैरिजन में, V1 के कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हमें दिख रहा है। तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा आएगा, इस वाले का V2 का पोटेंशियल ज़्यादा आएगा कंपैरिजन टू V1, तो छोटे वाले का पोटेंशियल ज़्यादा आएगा, मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 के बाद 17 में चलते हैं, यस। Angular speed of flywheel moving with uniform angular acceleration changes from 200 RPM to this RPM in 16 सेकेंड, यस। तो देखें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखी है 1200 RPM। अब RPM को हम लोग 1200 RPM राउंड पर मिनट में दे रखी है, तो इसको ऐसा करते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एंगल से हमने एक चक्कर में कितना एंगल कवर करता है 2 पाई हो जाएगा, और पर मिनट में दे रखा है तो सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड कर दिया। अब ये रेडियन पर सेकंड के अंदर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये देखें, यस ये आ गया हमारे पास 12 to 24 240 डिवाइडेड बाय 6 भी आएगा, ठीक है, ये 6 4 24, तो कितना हो गया 40 पाई आ गया। नेक्स्ट देखें ω2 देख लेते हैं, ω2 कितना हो गया 313120। अब इसको रेडियन पर सेकंड में लिखना है हमें, तो 60 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मिनट के अंदर दे रखा है तो इसको उससे डिवाइड कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, यस देखें 6 5 30 6 2 12, ये कितना हो गया है 5 2 2 4 5 2 10 104 पाई हो गया रेडियन पर सेकंड। ध्यान रखें ये यूनिट जो है रेडियन पर सेकंड में है।
अब हमसे क्या पूछा गया, एंगुलर एक्सलेशन, अल्फा पूछा गया है, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करेंगे, 104 पाई माइनस 40 पाई डिवाइडेड बाय कितना हो गया, टाइम हमें दे रखा है बेटा 16 सेकंड दे रखा है, तो ये कितना हो गया 64 पाई डिवाइडेड बाय 16 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18th क्वेश्चन देखें, व्हेन लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है एप्सिलॉन आर, और रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर भी दे रखी है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट हमसे पूछा गया है म्यू वी इज गिवन बाय, अगर वेलोसिटी वैक्यूम में सी है तो देखो हम लोग ये जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं सी बाय वी से, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इज इक्वल्स टू यस रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से v इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाय n, n क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और n का वैल्यू हमें ये पता होना चाहिए, c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो हमारे पास ये आ गया यस, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। 19th क्वेश्चन देखते हैं, 19th क्वेश्चन, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 mm हैज 100 टन्स पर mm इफ करंट हमें दे रखा है, करंट हम लोग लिख लेते हैं डेटा, करंट हमें दे रखा है 1 एम्पियर और टन्स जो दे रखे हैं वो 100 टन्स पर mm दे रखे हैं, तो इसको प्लीज़ कन्वर्ट करना ना भूलें। तो mm को मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 10 की पावर -3 से, ठीक है, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सोलेनॉइड पूछा गया है, यस। तो देखें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई होती है, यस। करंट हमें दे रखा है म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होता है। नंबर ऑफ टन्स पर मीटर हमें निकाल लिए, कितना है, यस ये है 100, 10 की पावर 5 लिख देते हैं इसको, और क्या कर रखा है हमें, करंट दे रखा है 1 एम्पियर। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 4 पाई इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है, टेस्ला। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, यस 12.56 आ जाएगा, ये शायद 12.56 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, -2, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, यस देखें इसके अंदर दे रखा है अ शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो एक हम लोग मास ले लेते हैं कि एक मास है m, ठीक है, और वो 3 पार्ट्स में क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया, 3 पार्ट्स में हम लोग उसको एक्सप्लोड कर देते हैं। 2 के मासेस 2m ले लेते हैं, यस, ये वाला मास 2m ले लेते हैं, और एक मास 2m ले लेते हैं, और एक है m ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से रेशियो में दे रखे हैं। The fragments having equal mass fly off along the mutual perpendicular direction, जिनके masses equal हैं वो mutual perpendicular direction में travel कर रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। With speed v, इनकी स्पीड भी हमें दे रखी, ये भी v से जा रहा है और ये भी कितने से जा रहा है, v से जा रहा है। द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट, अब थर्ड फ्रैगमेंट की स्पीड हमसे पूछी गई है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, जो टोटल मोमेंटम इसका होगा उसके बराबर इसका मोमेंटम होना ही चाहिए, तभी नेट मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, 0 आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं इस दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट मोमेंटम हम लोग निकाल लेते हैं इसका, इन दोनों का क्या आएगा, मासेस तो सेम है, यस। तो इन दोनों का कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं, यस। देखिए इसका कितना है मोमेंटम, इसका है 2mv, इसका मोमेंटम हम लोग लिख लेते हैं, दोनों का मिलाकर इन दोनों का मोमेंटम कितना हो जाएगा, नेट मोमेंटम 2mv आई कैप डायरेक्शन में, प्लस क्या हो जाएगा, इसका ऊपर की तरफ है 2mv जे कैप, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास, यस, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं 2mv का होल स्क्वायर प्लस 2mv का होल स्क्वायर, फिर क्या ले लेते हैं, इसका रूट ले लेते हैं,
यस, ये मोमेंटम इन दोनों को आएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका मोमेंटम आना चाहिए, तभी नेट मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। यस, क्या हो जाएगा इसका, एम वी बाहर आ जाएगा। यस, और ये कितना हो जाएगा हमारा, यस 2v, और यहाँ से √2 भी बाहर ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यस, ये 2 आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास जो मोमेंटम है इन दोनों का वो कितना आ जाएगा, 2mv √2 आ जाएगा। ठीक है, 2mv इंटू 2 इंटू mv आ जाएगा। यस, ये मोमेंटम इन दोनों का मोमेंटम आया। अब हमें नेट मोमेंटम को जीरो रखना है। ठीक है, अगर नेट मोमेंटम को जीरो रखना है तो इसका मोमेंटम इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और इसके कितना होना चाहिए, इसका मोमेंटम कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, बट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम लोग इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, एम वी डैश मान लेते हैं। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो एम वी डैश मोमेंटम को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, इसका जो टोटल इक्विवेलेंट मोमेंटम आया और इसका जो मोमेंटम आना चाहिए वो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख दिया एम वी डैश इक्वल्स टू 2 √2 एम वी। तो मास से मास कैंसिल हो गया, तो वी डैश इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2 √2 इंटू वी आ गया। यस बच्चों, ये हमारे पास आ गया। तो आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यस, द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यार ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या होगा, जब हम लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स में क्या होता है, यस, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर्स में वो क्या होंगे, वो इंक्रीज होने लगेंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन साथ के साथ जो कोलिजन्स हैं, कोलिजन भी क्या हो जाएगा, कोलिजन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, लेकिन जो कोलिजन है वो रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, कोलिजन्स जो है वो रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है। अब ध्यान से मेरी बात को समझें कि अगर कंडक्टर्स की हम लोग बात करें तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत लार्ज नंबर के अंदर होता है। तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो इंक्रीमेंट होगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। बट वेयर एज द कोलिजन्स की वजह से जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, जो कोलिजन टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, बहुत अत्यधिक बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, और वो कोलिजन का इंक्रीमेंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर क्या होने वाला है, कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टर्स में इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करें अगर सेमी कंडक्टर्स में, तो सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, सेमी कंडक्टर्स में जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एकदम से लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर क्या होता है, कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेमी कंडक्टर में। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वी विल गेट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। ठीक है, और ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसमें क्या हो गया, उसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे, जिससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, और कोलिजन के कंपैरिजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजिस्टेंस बढ़ा है उसमें, रेजिस्टेंस कोलिजन बढ़ा है, नो डाउट इन इट, बट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़े, जिसकी वजह से ओवरऑल हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसका रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, क्योंकि कंडक्टिविटी ओवरऑल लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर का तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बाई कॉन्वेक्स लेंस हैव रेडियली कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच। तो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस हमें दे रखा है इस तरीके से, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है दोनों की, ईच बोल रखा है, इसका मतलब दोनों की कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इस वाले की भी 20 सेंटीमीटर है कर्वेचर, और इस वाले की भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर कर्वेचर है, इसकी भी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, इसका जो म्यू है वो कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है 1.5 दे रखा है म्यू। द पावर ऑफ लेंसेज, तो पावर ऑफ लेंस हम लोग जानते हैं कि पावर का जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है। तो हमें
फोकल लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसके अंदर r1 जो होगा हमारा, r1 जो होगा वो हमारा r1 हमारा पॉजिटिव होगा और जो r2 होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग 1.5 वैल्यू डाल देते हैं, 1.5 माइनस 1, और ये r1 का वैल्यू कितना है, प्लस का 20 लेंगे और r2 का वैल्यू माइनस का 20 लेंगे। ठीक है, यस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 2/20 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में आएगा, 1/f जो है सेंटीमीटर में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/20। फोकल लेंथ जो आई हमारे पास वो आई 20 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है और पावर लिख देंगे। तो पावर 20 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। 100 से डिवाइड कर रहे हैं, यस, 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 20, दैट विल बी प्लस का 5 डायोप्टर, प्लस का 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यस, गिवन बिलो द स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स हमें दे रखी है और हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं यार, बायो-सवार्ट्स लॉ गिव अस द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। पहली जो बायो-सवार्ट्स लॉ है जो एक्सप्रेशन देता है मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन देता है फॉर इनफाइनाइटेसिमल करंट एलिमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। यस, बायो-सवार्ट्स लॉ क्या करता है, एक करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट जो होता है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमें देता है। जैसे कोई भी एक करंट कैरिंग वायर हो गया इस तरीके से, उसमें हमने क्या मान लिया, एक छोटा सा एलिमेंट dl मान लिया, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी पॉइंट P पर वो इस तरीके से डिफाइन होती है। जैसे मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड dB कितनी हो जाएगी, IDL म्यू नॉट IDL क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाय R, इस तरीके से डिफाइन होती है। ठीक है, तो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इतनी होती है, ये बायो-सवार्ट्स लॉ देता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि बायो-सवार्ट्स लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज विथ फॉर्मर बीइंग रिलेटेड। पहला वाला जो है वो एक स्केलर सोर्स है, जो बायो-सवार्ट्स लॉ जो देता है वो एक स्केलर सोर्स, आइडियल जो है एक स्केलर सोर्स है, ऐसा वो बोल रहा है, और लेटर बीइंग प्रोड्यूस बाय वेक्टर सोर्स Q, और ये जो Q है ये एक वेक्टर सोर्स, उसके अकॉर्डिंग वेक्टर सोर्स है। Q वेक्टर सोर्स है, आइडियल एक स्केलर सोर्स है। यहाँ पे यही बात क्या दे रखी है, गलत दे रखी है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आइडियल एक वेक्टर क्या है, वेक्टर सोर्स है, और जो Q होता है वो एक स्केलर सोर्स होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और ये फर्स्ट वाली जो है वो करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड द सेकंड वन इज इनकरेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, अ स्क्वायर लूप ऑफ 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, एक स्क्वायर लूप दे रखा है, स्क्वायर लूप का वो दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड। द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस, हमने जो फील्ड लगा रखी है वो इस तरीके से लगा रखी है कि जो प्लेन है स्क्वायर का वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यस, द मैग्नेटिक फ्लक्स टू द लूप इज, हमसे क्या पूछा गया, फ्लक्स पूछा गया। फ्लक्स हम लोग जानते हैं B × A होता है। यस, मैग्नेटिक फील्ड हमें 0.5 दे रखी है और एरिया हम लोग निकालेंगे क्योंकि स्क्वायर लूप है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.5, और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, तो वेबर हमारी यूनिट हो गई। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 24 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 25th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यस, ये एनएलएम से क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद एन मैक्सिमम लोड ऑफ 200 kg। अच्छा, एक लिफ्ट हमें इस प्रकार से दे रखी है यार, एक लिफ्ट है हमारे पास और उसकी स्पीड हमें दे रखी कि स्पीड जो है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड हमें स्पीड दे रखी है।
द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर इज, यस, इसको पुल करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, एक मोटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेट्स से यहाँ पे टेंशन टी है, क्योंकि कोई पुल कर रहा होगा इसको रस्सी की हेल्प से, मोटर जो है उसको पुल कर रही होगी, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, नीचे की तरफ टोटल लोड जो है इसका वो 2000 kg है, यानी नीचे की तरफ क्या लग रहा है बच्चों, 2000 kg लग रहा है। इनटू क्या कर देंगे, जी कर देंगे, यस, m इंटू जी। अब क्या बोल रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन, साथ के साथ एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि मोशन क्या हो रहा है, हमने स्पीड ऊपर की तरफ ली है, यस, मूविंग अब बोल भी रखा था उसने, तो स्पीड ऊपर की तरफ लिए, फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि अपोज करेगा, ये हमारा फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है हमारा 3000 न्यूटन, ये हमारा फ्रिक्शन लग रहा है। सो टोटल फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है, वो पूछ रहा है मिनिमम पावर डिलीवर्ड इज, तो जो टोटल फोर्स जिससे इसको पुल करना पड़ेगा वो कितना है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फोर्स टेंशन टी इक्वल्स टू फोर्स 3000 ये हो गया, प्लस हमें क्या करना है 2000 इंटू क्या करना पड़ेगा, जी कितना है 10, तो ये कितना हो गया हमारा, यस, ये हमारा हो जाएगा 20,000, तो ये 23,000 आ जाएगा, यस, 23,000 न्यूटन हो गया। अब हमारे पास ये फोर्स आ गया कि हमें इतने फोर्सेस को कम से कम पुल करना पड़ेगा। अब क्या है, मिनिमम पावर डिलीवर्ड हमसे पूछा है, तो पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, P इक्वल्स टू एफ वी होता है। तो फोर्स हमारे पास है 23,000, स्पीड हमारे पास है 1.5, ठीक है, यस। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यस, 2300 इंटू 15 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना हो गया ये, यस, ये आ जाएगा 345, कर लेते हैं मल्टीप्लाई इसको, कितना आता है ये 5 3 15 1 10 11 और ये 23, तो 5345, तो आंसर आ जाएगा 34500, ठीक है। वॉट में आंसर आएगा इसका, वॉट में आंसर आएगा, तो आंसर विल बी 34500। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यार, 26th क्वेश्चन देखते हैं। A light ray falls on a glass surface of refractive index, हमें म्यू दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है, कितना दे रखा है √3, हमें एंगल भी दे रखा है थीटा, कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेस पूछा गया है। देखो हम लोगों ने ये क्या बोल रहा है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कि ये ग्लास स्लैब है एक, ठीक है, एक ग्लास स्लैब है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है √3 दे रखा है। एक लाइट रे फॉल हो रही है इस तरीके से, इसके ऊपर एक लाइट रे इस तरीके से फॉल हो रही है, इधर से एक लाइट रे आ रही है, ठीक है, और इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो कुछ पार्ट इसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और कुछ पार्ट इसका क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेट से हमें बोल रखा है कि ग्लास सरफेस पे इतना है एट एन एंगल इतना, वो क्या बोल रहा है कि जो इंसिडेंट एंगल है ये हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। और हमसे क्या पूछा गया, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, हमसे ये वाला एंगल बेटा पूछा गया है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ठीक है, ये कितना एंगल होगा, हमसे पूछा गया है, ये एंगल पूछा गया है कि ये कितना होगा, ये एंगल हमसे पूछा गया। तो जैसा कि हम लोग ये जानते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। यस, अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, हमें एक ग्लास सरफेस दे रखी है इस तरीके से, यस, हम लोग मान लेते हैं ये हमारी ग्लास सरफेस है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है इसका, √3 दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एट एन एंगल 60 डिग्री वो क्या हो रही है, लाइट रे फॉल हो रही है ग्लास सरफेस के ऊपर। तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई और ये हमारा नॉर्मल हो गया है, और कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे, पूछा गया है कि ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी और ये जो रिफ्रैक्ट होगी, इनके बीच का एंगल बताओ, ये एंगल हमसे पूछा गया है, ठीक है, ये एंगल हमसे पूछा गया है।
अब हम लोग इसको निकालेंगे ऐसे कि हम लोग जानते हैं कि ये अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हैं हम लोग इसको बोल सकते हैं ये 60 डिग्री होगा। अच्छा, हम लोगों ने ये पढ़ा है ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा पढ़ा है हमने, ठीक है। अगर लाइट ब्रूस्टर एंगल के ऊपर फॉल होती है तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ब्रूस्टर एंगल जैसे कि हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3 दे रखा है, तो ब्रूस्टर एंगल कितना आएगा वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ब्रूस्टर एंगल तो यहाँ से थीटा भी आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, और इतने ही एंगल के ऊपर लाइट फॉल भी हो रही है। इसका मतलब ये जो बनेगा, ये जो होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री के बराबर बनेगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यस, देखें, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, रेडियस हमें दे रखा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 10 वोल्ट पर मीटर। हमसे पूछा क्या गया बेटा, इसके अंदर पूछा गया कि करंट डेंसिटी की बात कर रहा है वो, ठीक है। यस, तो हम लोग रेजिस्टेंस की बात हो रही है, यस रेजिस्टेंस की बात हो रही है, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है। अच्छा, तो हम लोग एक बेसिक रिलेशन जानते हैं, ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, V इक्वल्स टू IR हम लोग जानते हैं, ठीक है। V इक्वल्स टू IR हम लोग जानते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, ठीक है, इनटू IR। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे करंट डेंसिटी चाहिए इसलिए मैं एरिया से इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों तरफ एरिया से डिवाइड कर दिया। तो I/A को करंट पर यूनिट एरिया को डेंसिटी बोल देते हैं, करंट डेंसिटी। तो ये I/A क्या हो गया, J हो गया। J इज इक्वल्स टू EL डिवाइडेड बाय AR। अब वैल्यूज पुट करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो J इक्वल्स टू हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर दे रखा है। अब लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 10 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया है πr²। रेडियस हमें दे रखा है, इसका रेडियस है r², 10 की पावर -4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, डिवाइड में पाई आ जाएगा, ठीक है। और इनटू क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस हो गया 10 हो गया इसका। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 10 की पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 28 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर फिजिक्स से है ये क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन देखते हैं। यस, इसके अंदर पूछा गया, इन द गिवन सर्किट्स ABC द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 PN जंक्शंस आर इक्वल इन। इनमें से पूछा गया कि किन किन सर्किट्स के अंदर जो डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम है। तो फर्स्ट वाले को हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहले फर्स्ट वाले को हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि PN डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, और किस में, यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस में, ये वाला भी किस में, ये भी फॉरवर्ड बायस के अंदर है। तो ये दोनों जो डायोड्स हैं, ये और ये दोनों, ये फॉरवर्ड बायस के अंदर है। तो करंट इनके अंदर सेम बहेगी, रेजिस्टेंस इनका सेम होगा, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप भी इसके अंदर सेम होने वाला है। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। सेकंड वाले के ऊपर चलते हैं। सेकंड वाले में हम लोग डेफिनेटली ये तो जानते हैं कि सर्किट में करंट तो सेम फ्लो करेगी, लेकिन ये रिवर्स बायस है और ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है। तो रिवर्स बायस का अगर डायोड को हम लोग रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, मेगा ओम के अंदर होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये इसके अक्रॉस वो ज़्यादा होगा और इसके अक्रॉस कम होगा, इसलिए इसके अंदर वोल्टेजेस सेम ड्रॉप नहीं होंगे। थर्ड वाले पे चलते हैं, PN जंक्शन के अंदर। यस, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर देखें पहले ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। तो ये P वाला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये तो फॉरवर्ड हो गया, और ये वाला क्या है, ये नेगेटिव एन जो है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो भी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये भी क्या है, फॉरवर्ड बायस है। ये दोनों ही क्या है, फॉरवर्ड बायस है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बेटा ये है कि ये वाला और ये वाला तो क्या है, फॉरवर्ड बायस है। दोनों डायोड्स इसमें क्या है, फॉरवर्ड बायस के अंदर है। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स में है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग होगा। करंट सर्किट में सेम फ्लो करे, इसलिए द बेस्ट ऑप्शन इज बोथ A एंड सर्किट C।
या इसमें और इसमें सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है 29 को देखें। द इनिशियल टेंशन ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल्ड। टेंशन जो है ऐसा दे रखा है कि जो इज डबल, जो इनिशियल टेंशन है उसको डबल कर दिया है। जैसे मान लो कि पहले टी थी तो बाद में कितना कर दिया, 2t कर दिया। द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड इज, यस, तो जो हम रिलेशन है स्पीड और टेंशन में, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है और स्पीड का जो रिलेशन होता है वो इस तरीके से होता है, स्पीड इज इक्वल टू टी बाय म्यू होता है। यहां से मैं देख सकता हूं कि v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो इधर से हम लोग लिख सकते हैं स्पीड v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू रूट t1 अपॉन t2। लिख दिया। t1 जो है वो हमारे पास कितना है, t है, और ये कितना है, अब क्या कर दिया इसने, डबल कर दिया था बाद में, तो ये 2t हो गया। इसका रूट लिया, हमारे पास कितना आ गया, 1 अपॉन रूट 2 आ गया। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:√2 आंसर हो जाएगा इसका। यस, पहले इनिशियल फाइनल अलोंग द स्ट्रिंग, यस 1:√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 30th क्वेश्चन देखें। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। सो हमसे क्या पूछा गया, इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन देखें इसके अंदर पहले क्या बोला गया है कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक डिस्क है और ये इसका जो एक्सिस है वो सेंटर से इस तरीके से पास हो रही है। क्या बोला गया है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होता है, हम लोग जानते हैं mr²/2 होता है। मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है तो इसको मैं mk² से रिलेट कर दूंगा। तो k का वैल्यू, इसको k1 बोल देते हैं, तो k1 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, r, इसका रूट लिया कैंसिल हो जाएंगे, r/√2 आ जाएगा। यहाँ से फर्स्ट आ गया। वो क्या बोल रहा है कि नॉर्मल टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि ये जो डायमीटर है, डायमीटर के अक्रॉस क्या निकाला है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें पहले, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस के अक्रॉस कितना होगा, यस, इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं। कि कोई बच्चा अगर जानना चाहे कि अगर हमें इसके अबाउट पता है तो इसके अबाउट कैसे निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकल जाएगा। कितना आएगा इस एक्सिस के अबाउट, mr²/4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या, किसके बराबर, हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो mk2² कर देते हैं। तो k2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, k2 = r/2 आ जाएगा। ये सेकंड हो गया। यस, k1/k2 हमसे पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है, k1/k2 का रेशियो पूछा गया है। यस, ये होगा r/√2, ये हो गया r/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √2:1 आंसर आ जाएगा। थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 31 पे चलते हैं। यस, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स 8 फ्रिंजेस। इनिशियली नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें दे रखी है 8, ठीक है। व्हेन अ क्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ, हमें जब कितनी वेवलेंथ है हमारे पास, 600 नैनोमीटर हमारे पास वेवलेंथ दे रखी है। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज टू 400 नैनोमीटर द नंबर ऑफ फ्रिंजेस। अब अगर हमने नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमसे पूछा गया है इन द सेम रीजन, ये बात ध्यान रखें कि सेम रीजन में पूछा गया, λ2 कितना है, λ2 400 नैनोमीटर है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो हम फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जानते हैं, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है λD/d, ठीक है। और ये हमारी इस तरीके से y हम लोग मान लेते हैं, इस y डिस्टेंस में n फ्रिंजेस आ रही है, तो y को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, y = n फ्रिंजेस अगर आ रही है तो n × बीटा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n × λD/d लिख देंगे। तो y रीजन के अंदर इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि n फ्रिंजेस बन रही है, तो ये हमारा डिस्टेंस y और उसमें डिस्टेंस वेवलेंथ में और इसमें रिलेशन आ गया। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो d है और ये स्मॉल d है, ये तो कांस्टेंट है हमारा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। यस, यहाँ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि y इज प्रोपोर्शनल टू n लैम्डा, ठीक है। तो n1 लैम्डा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। यस, इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं n1 λ1 = n2 λ2।
अब n1 का वैल्यू पहले कितना था, 8 था, वेवलेंथ का कितना वैल्यू था, 600 नैनोमीटर था। n2 का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, और लैम्डा 2 का वैल्यू 400 नैनोमीटर दे रखा है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 2 6 12, n2 इज इक्वल टू 12 हमारे पास आ जाएगा, n2 हमारे पास 12 आ गया, तो आंसर विल बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 वाले को देखते हैं। यस, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर इस तरीके से है तो हम लोग जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस तरीके से होती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये वाली जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, V1 V2 V3, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी 90 डिग्री बनाएगी, तो आंसर विल बी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, 33 क्वेश्चन। यस, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसमें क्या है, एक स्पेरिकल बॉल हमने ली है और इज अ लॉन्ग कॉलम, एक लिक्विड कॉलम के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको डाल दिया है। द कर्व इन द ग्राफ शोइंग रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ बॉल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यस, इसमें क्या किया गया है, इसके अंदर ग्राफ पूछा गया कि इसमें से ग्राफ कौन सा होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब किसी बॉल को लिक्विड के अंदर इमर्स कर देंगे, किसी लिक्विड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इमर्स कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं पानी के अंदर, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डाल देते हैं, इसके अंदर हमने पानी में डाल दिया, तो नीचे की तरफ तो क्या लगेगा बेटा, एक mg फोर्स लगेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि मोशन बॉल का नीचे की तरफ होगा mg की वजह से, तो ऊपर की तरफ एक तो क्या लगने वाला है, एक तो विस्कस फोर्स लगेगा, इसके ऊपर विस्कस फोर्स लग जाएगा इस तरीके से, इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगेगा Fv। अच्छा, अब साथ के साथ एक बाइंड फोर्स भी लगेगा, लिक्विड की वजह से बाइंड फोर्स लगेगा। जब इनिशियली हम लोग अगर बात करें तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी होगी, ड्रॉप किया गया है तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। अच्छा, वेलोसिटी या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है हमें, तो ये जो इसका स्लोप है वो हमें एस्केलेशन देगा, ठीक है, इसका स्लोप हमें एस्केलेशन देगा, इन लाइंस का स्लोप हमें एस्केलेशन देगा। तो इनिशियली यार, इनिशियली एक्सेलरेशन जो है, इसका एक्सेलरेशन जो है इनिशियली, देखें ध्यान से, अभी तो इसकी स्पीड इनिशियली तो 0 होगी, फिर धीरे धीरे इसका क्या होने वाला है, धीरे धीरे ये जो विस्कस फोर्स है, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो विस्कस फोर्स भी 0 होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होने वाला है, जैसे जैसे बॉल की स्पीड mg के कारण बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे क्या होने लगेगा, विस्कस फोर्स भी बढ़ने लगेगा, और एक पॉइंट आएगा जब बाइंड फोर्स mg बराबर क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स प्लस बाइंड फोर्स हो जाएगा, ठीक है। उस समय एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इस वेलोसिटी या स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हमारी कांस्टेंट हो जाएगी उस समय, ध्यान रखें इस बात को। यस, तो हम लोग अब ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैंने क्या बोला कि ऊपर की तरफ एक बाइंड फोर्स लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा, विस्कस फोर्स लगा, नीचे की तरफ mg लग रहा है। तो जब हमने बॉल को छोड़ा तो mg की वजह से बॉल नीचे की तरफ जाएगी, धीरे धीरे विस्कस फोर्स बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगा। एक पॉइंट आएगा, ये एक पॉइंट आएगा जब mg जो है और Fv प्लस Fb एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। उस समय एस्केलेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन जो हमें चूज करना है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों केवल बी वाले के अंदर और ए वाले के अंदर ही इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सेकंड बात, बाद में एस्केलेशन क्या है, 0 है। इसका मतलब स्लोप जो होना चाहिए वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, और यहाँ पे स्लोप सिर्फ इस वाले ग्राफ का 0 हो रहा है। इसका मतलब बेस्ट आंसर इज दिस। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारी स्पीड जो है कुछ टी टाइम बाद स्पीड क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। स्पीड कांस्टेंट किस में होगी, सिर्फ बी वाले में स्पीड कांस्टेंट हो रही है। इनिशियली 0 है, कुछ टाइम बाद फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, इसलिए स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 34th। T1 and T with the energy of electron excited. Yes, T1 and T with the energy of the electron in the first and the second excited states of the hydrogen atom respectively. The Bohr's model of an atom ratio of energy. Yes, हम लोग ये जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होती है। यस, इसका मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन स्क्वायर। यहाँ से हम लोग रिलेट भी कर सकते हैं कि T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू
N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, N1 स्क्वायर। अब हमारा N1 N2 का वैल्यू ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट में होता है हाइड्रोजन एटम, एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो N का वैल्यू कितना हो गया, N1 का वैल्यू हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में N1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और सेकंड एक्साइटेड में N2 का वैल्यू हो जाएगा 3, ये ध्यान रखें, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट का मतलब N का वैल्यू 1 है हाइड्रोजन एटम में, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया मतलब N इक्वल टू 2 में चला गया है, थर्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब वो N इक्वल टू 3 में चला गया, इस बात का ध्यान रखें। तो हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करेंगे, दैट विल बी 9/4 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 9:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग रिलेशन जानते हैं, यहाँ पे जो ग्राफ दे रखे हैं वो लैम्डा और पी के अंदर दे रखे हैं, तो हम लोग रिलेशन जानते हैं लैम्डा इक्वल्स टू H/P रिलेशन होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा, सिंस द लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इस तरीके से ग्राफ आएगा, लैम्डा और पी में जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा, तो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 36। यस, टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर वाइब्रेटिंग इन फेस एट सम इंस्टेंट, द टू आर एट देयर मीन पोजीशन। इनिशियली दोनों का फेस क्या है, सेम है, इनिशियल पोजीशन सेम है। द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच द टू आर गेन इन फेस आर अगेन इन फेज एट द मीन पोजीशन। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ वाइब्रेशन जिसके बाद वो वापस से क्या आ जाएंगे, वो अपने सेम फेज के अंदर आ जाएंगे। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये टाइम पीरियड निकाले थे, T1 इक्वल्स टू 2π√L/g हम लोग जानते हैं, तो L1/g, ठीक है। यस, L1 का वैल्यू कितना है, यस 2π√121 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय g ले लेते हैं। T2 भी इसी तरीके से ले लेंगे, 2π√ कितना करेंगे, यस 100 सेंटीमीटर है, 100 ले लिया, इंटू 10 की पावर -2, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय जी करते हैं। अब हम लोग इनका रेशो ले लेते हैं, ठीक है। रेशो लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, √g से √g कैंसिल हो जाएगा, -2 भी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 121 का जो रूट आएगा वो आ जाएगा 11, और यहाँ से 100 का रूट आ जाएगा, वो आएगा 10। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट वाले की जिसकी लेंथ ज़्यादा है, जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा आ रहा है, और जिसकी लेंथ कम है ना, उसका टाइम पीरियड भी कम आ रहा है। अब हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम बाद वो सेम फेज में आएंगे। लेट्स से कि पहले वाले ने क्या किया, N1 T1, ठीक है, n नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के बाद क्या है, N1 ऑसिलेशन के बाद वो अगेन सेम फेज में आ जाते हैं, तो और दूसरा वाला N2 नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के बाद सेम फेज में आ जाता है, तो N2 इंटू टाइम पीरियड हो गया T2। तो N1/N2 पूछा है हमसे, द मिनिमम नंबर ऑफ, एक बार देख लेते हैं, N1/N2 इज इक्वल्स टू T2/T1 आ गया यहाँ से। तो T2/T1 की वैल्यू हमें दे रखी, दैट इज 10/11। यस, अब क्या बोला गया है, वो बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम। शॉर्टर पेंडुलम कौन सा वाला है, ये वाला है, N2 है, तो N2 कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, 11 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, और बड़ा वाला कितना करेगा, बड़ा वाला करेगा, यस। नेक्स्ट चले 37, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेन इन द 4.5 kg वाटर एट STP इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैनिश अवे। यस, सबसे पहले तो इंटरमॉलिक्यूलर वैनिश फोर्सेस वैनिश अवे का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 है, इसका मतलब है कि वो एक रियल गैस की जैसे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे जो गैसेस, सॉरी आइडियल गैस के जैसे वर्क कर रहे हैं। रियल गैसेस के अंदर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंसिडर करते हैं हम लोग, और आइडियल गैसेस में हम लोग ये मान के चलते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना है, 0 है। तो यहाँ पे हमें क्या है, हम लोग ये जानते हैं कि 18 किसका दे रखा है, कंटेन वाटर, तो 18 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट STP, वो करता है 22.4
लीटर में है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं -2 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अब हमसे पूछा है कि 4.5 kg वाटर कितना ऑक्यूपाई करेगा, वो हमें निकालना है। तो 1 ग्राम कितना करेगा बेटा, 1 ग्राम करेगा 22.4 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि केजी को ग्राम में लिख लेते हैं, तो इतना क्या करेगा, इतना करेगा 4500 ग्राम कितना करेगा वो देख लें। उसके लिए क्या करेंगे, 22.4 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 4500 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, यस ये कितना हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करते हैं 2, तो ये आ जाएगा 5.6 यस 5 2 जा 10, 1 5 1 जा 5 6 इंटू 10 की पावर -1 आ जाएगा यहाँ से, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.6 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो आंसर विल बी 5.6 मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखें 38th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन देखते हैं, यस द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 splits into 2 nuclei having mass number 125 and 64, ratio of radius of 2 daughter nuclei। यस तो हम लोग ये जानते हैं कि मास नंबर को रेडियस से कैसे रिलेट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू R0 a की पावर 1/3। ठीक है, हमें मास नंबर दे रखा है, हम लोग निकाल सकते हैं, यस तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 की पावर 1/3, ऊपर वाले रिलेशन से लिख सकते हैं। हमें रेशियो ऑफ रेडियस पूछा गया है, तो इसका कितना है नंबर 125 है, फर्स्ट वाले का 125 है, इसका कितना है 64 है, इसका पावर कितना है 1/3 है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इसको 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं 4 का क्यूब कर सकते हैं, बाहर कितना है 1/3 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी पावर्स, 5:4 आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 39th, यस नेक्स्ट रीजन क्वेश्चन है, यस इसके अंदर क्या बोला गया है कि द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय अ शेयर मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। यस ये बेसिकली ये जो स्टेटमेंट ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। पहली बात तो यस इसमें क्या बोला गया है कि द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शेयर मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। यस ये बात करेक्ट है। और नेक्स्ट क्या रीजनिंग क्या है कि कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या होता है कि उसकी कॉपर की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है देन अ स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशन। ये स्टेटमेंट गलत है। क्या होता है कि यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील क्या होता है ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। और यहाँ पे क्या लिख रखा है कॉपर हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ। जिस यंग मॉड्यूलस जिसका ज़्यादा होगा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। और ये स्टेटमेंट क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। ध्यान रखें जिसका यंग मॉड्यूलस ज़्यादा उसका क्या होने वाला है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होने वाली है। तो बेस्ट ऑप्शन इज पहला वाला करेक्ट है एंड द सेकंड वन इज रॉन्ग। द ए इज ट्रू एंड द आर इज फॉल्स। द फोर्थ आंसर इज राइट। यस सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C equals to 900 picofarad is charged fully by a 100 volt बैटरी। यस 100 वोल्ट की एक बैटरी लगा रखी है हमने और इसको फुली चार्ज कर दिया है। तो इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो कितना आ गया, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट आ गया। अगर हमें वोल्टेज पता है, कैपेसिटेंस C दे रखी है, तो हम लोग चार्ज पता कर सकते हैं कि इस पर जो चार्ज है वो कितना आ गया। इनिशियल चार्ज इस पर आ गया है, Q इक्वल्स टू CV यूज़ करते हुए हम लोग निकाल सकते हैं। इनिशियल चार्ज हमारे को पता चल गया है कि कैपेसिटेंस 900 पिकोफैराड है 10 की पावर -12 और वोल्टेज हमें 100 वोल्ट दे रखा है। तो हमारे पास चार्ज आ गया 9 × 10 की पावर -8 कूलम चार्ज आ गया। ये हमारे पास इनिशियल चार्ज आ गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं
कि देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। अब क्या किया गया, एक अनचार्ज कैपेसिटर था, ठीक है, उसके अक्रॉस इस 100 वोल्ट से चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है। ये 100 वोल्ट से चार्ज है और ये अनचार्ज कैपेसिटर था इनिशियली। अब क्या होगा, डेफिनेटली जब ये अनचार्ज होगा तो चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पर फ्लो करने लगेगा। तो इस पे जो चार्ज आया मान लेते हैं ये Q1 है और इस पे जो चार्ज आया वो मान लेते हैं Q2 है, ठीक है। तो अब जो चार्जेस जो होंगे, चार्ज कंजर्वेशन से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा पहले और बाद में वो सेम होना चाहिए। तो Q इनिशियल इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं। अब Q को हम लोग क्या बोल सकते हैं, C भी बोल सकते हैं। तो C इंटू V वोल्टेज, चार्जेस का फ्लो कब बंद हो जाएगा, जब दोनों पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उस समय हम लोग उस समय की बात कर रहे हैं जब वो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो जाएगा, चार्जेस का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। V तो इसका Q1 इक्वल्स टू सी वी हो जाएगा। इसी तरीके से Q2 भी क्या हो जाएगा, वोल्टेज V है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, इसके अक्रॉस भी CV, तो ये Q इनिशियल हो गया। तो हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं। तो V इक्वल्स टू क्या आ गया, QI बाय 2C आ जाएगा यहाँ से। यस QI इक्वल्स टू QI डिवाइडेड बाय 2C, ठीक है। यस QI की वैल्यू हमारे पास है कैपेसिटेंस, यस ये है, इसको निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -8 ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा 2C, C का वैल्यू हमें दे रखा है, कितना है 900 पिको फैराड, 10 की पावर -12 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये -12 ये है और ये यस, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 50 वोल्ट आ गया। ये फाइनल वोल्टेज आ गया इसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज 50 वोल्ट आ गया। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हमसे पूछा गया है कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम इज। तो अब इस सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, कौन स्टोर कर रहा होगा, ये कैपेसिटर्स स्टोर कर रहे होंगे एनर्जी को। तो जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कितनी हो रही है, इसकी एनर्जी ½ CV² प्लस इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई वो भी इतनी हुई ½ CV², ठीक है। तो कितना आ जाएगा ½ CV, तो ये आ जाएगा CV²। C का वैल्यू हमारे को दे रखा है 900 पिको फैराड है, -12, और V का वैल्यू 50 इंटू 50 करा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना 1 2 3 4 10 की पावर माइनस कितना हो गया 8 हो गया, और ये 25 इंटू 9 हो गया। तो ये 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18, ये हो गया 10 की पावर -8। इसको हम लोग 2.25 इंटू 10 की पावर -6 भी लिख सकते हैं, जूल के अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो आंसर विल बी 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है यस एम्पियर सर्कुलर लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ स्टडी करंट, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर इज। यस, अब हम लोगों को ये ध्यान आ रहा होगा कि यार इस तरीके से हमने एक कंडक्टर लिया था और अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से हमने ड्रॉ किया था। देखो इस तरीके से हमें याद हो ग्राफ, तो हमने इस तरीके से स्टडी किया था एक ग्राफ जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी आर के। जब क्या था, जब हम लोगों की आर जो है, जब आर हमारा कैपिटल आर से, मान लेते हैं कंडक्टर की रेडियस है कैपिटल आर, हम मान लेते हैं यहाँ पे रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। तो इसके बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये इसका पूरा हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इनसाइड इट, फंक्शन डिस्टेंस टू बाउंड्री ऑफ वायर एंड देन लीनियरली इंक्रीजिंग फॉर द डिस्टेंस। लीनियरली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं, पहले डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है, अ लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू अ बाउंड्री ऑफ वायर। यहाँ तक तो B प्रोपोर्शनल टू R होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होने वाला है, लीनियरली डिक्रीजिंग फॉर द आउटसाइड रीजन। उसके बाहर क्या होने वाला है, उसके बाहर हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होने वाला है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी आउटसाइड द रीजन। द आंसर विल बी थर्ड।
42 नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस 42 क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड of length 55.3 meter and breadth is 25 meter after rounding of the value value for correct significant digits is yes। इसमें मल्टीप्लिकेशन की यार कोई ज़रूरत है नहीं, हम लोग ये जानते हैं कि इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है कितना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका फिगर 2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 यूनिट्स, इन दोनों को लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे हमें एरिया मिलेगा। तो जो एरिया मिलेगा उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो लीस्ट होंगी, यानी कि पहले अगर एक की 3 है दूसरे की 2 है तो कम वाली सिग्निफिकेंस उसके अंदर आएगी, यानी एरिया में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक हमने लेंथ ले ली 4 जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और दूसरा एक हमने ब्रेथ ले ली जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 5, तो हमारा जो एरिया होगा उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर आएगी 4। इस बात का हमें ध्यान रखना है, यानी कि लोअर सिग्निफिकेंट फिगर्स रिफ्लेक्ट होती है एरिया मल्टीप्लाई करने के ऊपर। तो आंसर विल भी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी कितनी है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, बाकी किसी में सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी 2 नहीं है। इसमें देखो जैसे इसमें 3 आ गई सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितनी हो गई, 1 2 3 4 हो गई है, तो आंसर विल भी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 43 पे। यस, लॉजिक गेट पे बेस्ड, जो कि हर साल ऐसा इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नीट के अंदर हर साल ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है और इस साल भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर हमारे को ट्रूथ टेबल दे रखी है और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी टेबल करेक्ट है। तो हम लोग पूरा इसको ए बी लिखकर और इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते हैं इनमें से कोई 2 ऑप्शन चूज कर लेते हैं, जैसे कि इनपुट्स डालते जाएंगे और आउटपुट्स चेक करते जाएंगे। पहला मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं दोनों में क्या ले लेता हूँ 0 और इसमें भी क्या लेता हूँ 0 ले लेता हूँ। ठीक है, तो इधर मैंने अगर 0 लगाया तो देखो इधर से इसको यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, मिल गया 0। तो 0 0 डाला तो यहाँ पे अगर एंड गेट होता तो 0 आ जाता, फिर उसका उल्टा भी किया गया है क्योंकि आगे नॉट लगा हुआ है, तो ये 0 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इधर से देखें b का क्या आएगा, इधर से हमने 0 दिया और इधर से इसको मिलेगा 1, ये कर देगा 1, तो 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 का नॉट किया तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 0 0 का तो हमारे पास क्या आ गया, 0 0 का तो हमारे पास 1 आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब एक बार हम लोग 0 0 भी डाल के देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, 0 0 डाल के देख रहे हैं 0 0 पे क्या होगा, देखें। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी 1 1 डाल लेते हैं एक बार, 1 और 1, इधर 1 डाला और इधर से भी क्या आया, 1 आया, तो 1 1 का क्या आ जाएगा, एंड गेट होता तो 1 होता, अब उसका उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0 आ जाएगा। और इधर से देखें, इधर से 1 है, इधर से क्या हो गया, 0 हो गया, 1 0 का 0 0 का उल्टा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट विल बी 0। तो 1 1 का क्या आएगा मेरे पास, अगर ए और बी की बात करूं तो इधर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सी ट्रूथ टेबल इसको सेटिस्फाई कर रही है, देखो इनपुट 0 0 लिया तो ये नहीं कर रही है, ये भी नहीं कर रही है, 0 0 का 1 लिया, इसमें भी 0 0 का 1 लिया, अब नीचे देखो 1 1 का 0 आना चाहिए, तो कौन सा वाला सेटिस्फाई कर देगा, ये वाला 4th वाला सेटिस्फाई कर देगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन 44th क्वेश्चन, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम A and B are separated by a plane boundary. The speed of light in those media are this and this respectively. The critical angle for a ray of light for these two media. मान लेते हैं 2 मीडियम्स है हमारे पास। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं। हमें क्या दे रखी है, हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम लोग v इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं c डिवाइडेड बाय v होता है, म्यू होता है, v इसको ऐसा लिख लेते हैं, म्यू इक्वल्स टू c बाय v1। इसी तरीके से म्यू इक्वल्स टू c बाय v2 लिख लेते हैं। हमें उस मीडियम के अंदर क्या दे रखी है, मीडियम नंबर 1 ले लेते हैं और इसको बेटा मीडियम नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर रखा है, हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट 1.5 दे रखी है, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5 × 10⁸ कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 3 × 10⁸ तो ये हो गया,
और ये कितना हो गया, इसका दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 8 दे रखा है, तो ये 1.5 आ गया। अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आ गए, क्रिटिकल एंगल हमसे पूछा गया है, तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट रे डालते हैं इस मीडिया से, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। ये थीटा सी बोल देता है। अब इसमें हम लोग क्या लगा लेते हैं, स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। तो n1 μ1 साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू n2 इंटू साइन 90 डिग्री, ठीक है। यस, आर जो है वो 90 डिग्री, स्नेल्स लॉ यूज़ किया है, यूजिंग लिख सकते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो यहाँ से साइन थीटा सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, n2 है हमारे पास 1.5 और n1 है हमारे पास, μ1 है हमारे पास 2। इसको सॉल्व करते हैं, 15/20 आ जाएगा, 5 4 20, ये आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल कितना आ जाएगा, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75 आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर। तो आंसर क्या हो गया इसमें से, साइन इनवर्स 0.75 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन देखते हैं, 45 वाला देखते हैं। यस, 45 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टन्स एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर दे रखा है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर दे रखा है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर 2 रेडियन पर सेकेंड। देखो हमारे को एक कॉइल है जो कि क्या कर रही है, एक कॉइल दे रखी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, कितने ओमेगा से 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रही है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज दिस, हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कॉइल को रोटेट करवा रहे हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज दिस, रेजिस्टेंस भी दे रखा है हमें, और हमसे क्या पूछा गया, इंड्यूस करंट, ठीक है। तो हम लोग जब कोई भी कॉइल अगर थीटा एंगल से रोटेट करती है तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, बी ए कॉस थीटा, और थीटा इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो फाई इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो करंट चाहिए, तो पहले ईएमएफ इंड्यूस निकाल लेते हैं। इधर से कितना आ जाएगा, बी ए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, बट क्या हो रहा है, थीटा जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, तो साइन ओमेगा टी, ठीक है, इनटू क्या करेंगे, ओमेगा आ जाएगा। अब हमसे ये क्या है, ये तो ईएमएफ ई आ गया हमारे पास, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे करंट पूछा गया, आई इक्वल्स टू ई बाय आर कर देंगे, और वो हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। अब मैक्सिमम करंट पूछा गया है, तो मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, आई मैक्स जो हो जाएगा, ये मैक्सिमाइज कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। एरिया दे रखा है हमें, एरिया दे रखा है यस, बिग सर्कुलर कॉइल, एरिया हमें दे रखा है, रेडियस दे रखी है, नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ टन्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 100, यस, और ओमेगा हमें दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है, और रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, यस, ये 12.56 दे रखा है, इसको हम लोग 12.56 को 6 ओम है ये आर, तो इसको हम लोग 4 पाई भी बोल सकते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी सी, 4 पाई लिख देते हैं इसको। अच्छा, एरिया अभी तक नहीं लिखा है, एरिया हम लोग लिख लेते हैं, 10 मीटर दे रखा है रेडियस, तो हम पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर 10 इंटू 10 कर देंगे, ठीक है। यस, ये हमारी कैलकुलेशन होगी। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 4 पाई ये रहा, 2 2 जा 4 एंड पाई ये रहा, हमारे पास आ गया 1 एम्पियर करंट आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 एम्पियर हमारा आंसर हो गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x by adjusting the variable
resistance y as shown in figure. For the most precise measurement of x, the resistance of P and Q. Yes, ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड ये सवाल पूछा गया है और इसका हमें ध्यान होना चाहिए कि P और Q की वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये P और Q की जितना पॉसिबल हो सके उतना स्मॉल लेनी होती है हमें, ताकि हम लोग उतना ही एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें से बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 47th क्वेश्चन देखें। 47th के अंदर क्या गया है, 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एल एज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरचेंज एट डिस्टेंस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। यस, वो बोला चाह रहा है कि यहाँ से बहुत दूर किसी आर डिस्टेंस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसी पी पॉइंट पर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एट अ डिस्टेंस आर विल बी, यस, तो हम लोग ये जानते हैं आर कहीं पे भी हो सकता है, कहीं किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर हमें ध्यान है तो ये होता है के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48th क्वेश्चन पे देखो, ये डाइपोल है एक तरीके से, ये ध्यान रखना कि ये जो हमने यूज़ किया है ये डाइपोल का फॉर्मूला यूज़ किया है और यहाँ पे आर जो है वो काफ़ी बड़ा है एल के रिस्पेक्ट में, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया, ये बात ध्यान रखें। और डाइपोल का ही हमने क्या यूज़ किया है, फॉर्मूला यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यस, 48th क्वेश्चन को देखें। 48th क्वेश्चन में 48th क्वेश्चन के अंदर हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यस की डायमेंशंस पूछे गए। हम कोई भी दो निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं पहला और लास्ट निकाल लेते हैं, फिर हम ऑप्शंस को मैच कर लेंगे, सारे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, पहला और लास्ट निकाल लेते हैं। तो F इक्वल्स टू, पहले के लिए F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन क्या है, आर स्क्वायर है, ठीक है। यस, अब हम लोग क्या करते हैं, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 कर लेते हैं, ये हो गया हमारा g का वैल्यू। फोर्स के डायमेंशन हम लोग जानते हैं, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 t-2 होती है। रेट लेंथ की क्या होगी, L2 हो जाएगी। मासेस की क्या हो जाएगी, m2 हो जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से g का क्या आ जाएगी डायमेंशन, वो देख लेते हैं। g की जो डायमेंशन है वो क्या आ गई है, m2, तो ये m-1 हो गया, L1 हो गया, L3 हो जाएगा, L3 हो गया, L3 हो गया और t-2 हो गया, ये हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा बेस्ट पॉसिबल है, m-1 L3 t-2, यस, इसका ये हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट वाले का निकाल लेते हैं, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन मास m0, ये हमारी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी। तो फोर्स की डायमेंशन तो हमें पता ही है, m1 L1 t-2, मास की क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा, Lt-2 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी की हो जाएगी Lt-2 हो जाएगी, ये थर्ड वाला हो जाएगा। तो D का थर्ड और A का सेकंड, D का थर्ड किस में है, D का थर्ड इन तीनों में ही है, और D का थर्ड हो गया और A का सेकंड किसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है, यस। अब हम लोग चेक करते हैं इनमें से कौन सा वाला है, इसमें से कौन सा वाला है। देखो A का सेकंड दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, और D का थर्ड है, ठीक है। अब हमें एक और निकालना पड़ेगा, एक यूनिट और निकाल लेते हैं, यस। इनमें से अब एक यूनिट और निकालनी पड़ेगी हमें, यस। किसी एक और यूनिट को हम लोग चेक कर लेते हैं, यस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, del U बाय del X होता है। पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे रिलेट कर लेते हैं, ठीक है, यस। तो फोर्स का हम लोग जानते ही हैं, m1 L1 t-2, अब लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट आ गई। तो m1 L2 t-2, m1 L2 t-2, ये हो जाएगी फोर्थ वाली पोटेंशियल एनर्जी की हो जाएगी। तो आंसर विल बी बी का फोर्थ हो जाएगा, बी का फोर्थ ही है, तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49th।
इसके अंदर क्या दे रखा है, एक LCR सर्किट है, AC सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है। LCR सर्किट दे रखा है हमें, इंडक्टेंस हमें दे रखी है बच्चों, इंडक्टेंस हमें 10 हेनरी दे रखी है, और कैपेसिटेंस हमें दे रखा है 10 माइक्रोफैराड दे रखा है, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 50 ओम दे रखा है, वोल्टेज हमें दे रखा है, वोल्टेज इज इक्वल टू 200 साइन 100 t दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। हमसे पूछा गया है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, हमसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, F0 पूछा गया है। तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि F0 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ √LC होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। F0 इज इक्वल टू 1/2 पाई, LC की वैल्यू पुट करते हैं, L की वैल्यू 10 हेनरी, L की वैल्यू है 10 हेनरी, कैपेसिटेंस की वैल्यू है माइक्रो है तो 10 की पावर -6 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 4 ऊपर जाएगा +4, तो -4 +4 100 ऊपर जाएगा, तो ये 2 पाई हो गया, और आंसर आएगा हमारे पास 50/पाई आ गया। ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम वो क्या बोल रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स के लिए बोल रहा है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज ये हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ये तो हमारा μ0 आ गया, ये μ0 आ गया, ठीक है। AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी देखो ये दे रखी है, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से ओमेगा दे रखा है मुझे कि जो AC सोर्स लगा रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 रेडियन पर सेकेंड। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई f इज इक्वल टू 100, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया, 50/पाई आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि म्यू जो हमने सोर्स लगा रखा है, वोल्टेज सोर्स जो लगा रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो दोनों सेम है। तो इनमें से बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 50/पाई आया हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। देखो वो क्या बोल रहा है कि एक बॉल है जिसको हमने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, किससे, वर्टिकल डायरेक्शन से प्रोजेक्ट किया है। वर्टिकल से वो 60 बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। यस, एट द स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, वो बोल रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड बताओ कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड बताओ। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, हम लोग ये जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा हो, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, u cos 30 हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये u हमारे को दे रखा है 10 √3/2, ये कितना हो गया 5√3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो आंसर विल बी 5√3 मीटर पर सेकेंड। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। यस।